अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा K6 का इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम प्रोनाउन करेंगे जो कि पेज नंबर 24 पे है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको करवाऊंगी। डेफिनेशन के साथ साथ आपने एक्सरसाइज A, B, D, E, F और G करनी है और ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपने अपनी बुक पे इनको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एडजेक्टिव कंपैरिजन। पेज नंबर 43 पे इसकी एक्सरसाइज A, B और C करेंगे। ए और बी जो है वो आप अपनी बुक पर करेंगे। सी आपने जो है वो अपनी कॉपी पे पेज नंबर की हेडिंग दे के उसके बाद ग्रामर ट्री की हेडिंग दे के लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो रीडिंग की तरफ आते हैं, सॉरी प्रोनाउन की डेफिनेशन और एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज का बुक नंबर 24 है और यहाँ पे जो टॉपिक है वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि वो अल्फाज जो नाउन यानी इसम की जगह पर इस्तेमाल हों उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। आपको पता है इसम क्या होते हैं या नाउन क्या होते हैं? किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो कॉमन हो, वो आपका नाउन होता है। उसकी जगह पे जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर ए देखते हैं। ऐड द करेक्ट प्रोनाउंस टू द ब्लैंक्स बिलो। Javeria loves sports. She could play all the games at school very well. Nasreen, on the other hand, could sing beautifully and play a number of musical instruments. They were so different in nature but loved each other a lot. Their father looked and interesting in all they did. He taught them to do household chores too. Their mother, a doctor, was a busy woman, but she was always present on important occasions. They lived next to the railway station and their house was very old and famous. It used to be a post office. आप देखें सबसे पहले यहाँ सेंटेंस में जवेरिया यूज़ हुआ। जवेरिया आपका नाउन था और ये आपका स्पेसिफिक नाउन था, लेकिन इसके लिए फिर हम यहाँ पे उन्होंने शी का इस्तेमाल किया। तो अब ये नाउन था, नाउन। अब हम हर सेंटेंस में तो जवेरिया 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 नहीं लिख सकते थे ना, क्योंकि इसका सेंटेंस की सेंस नहीं और फिर सेंटेंस थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगना था। इसलिए एक जगह पे जवेरिया का नाम आ गया और फिर यहाँ पे शी यूज़ हो गया। इसी तरह यहाँ पे नसरीन आ गया, तो अगर इसमें कोई ब्लैंक बनती नहीं है। अब यहाँ पे अगर दोनों को जिक्र करेंगे तो फिर दे का इस्तेमाल हो गया, फिर ईच अदर आ गया, देन दे आ गया, फिर उसके फादर के लिए उनका नाम की जगह ही का इस्तेमाल किया गया। तो इसी तरह जो वर्ड्स आपके नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की क्या काइंड्स होती हैं? पर्सनल प्रोनाउंस को पहले देखते हैं। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे रेफर टू द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इन द सेंटेंसेस। नोट दैट द वर्ड पर्सन here does not always mean people. The teacher said, today I will talk to you about vultures and how they are important to us. In this statement, I, you and they are personal pronouns. आपको यहाँ ब्लैंक में नज़र आ रहा है द 3 पर्सन इन ग्रामर। ग्रामर में 3 पर्सन यूज़ होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है यानी कि बोलने वाला। फिर आता है सेकंड पर्सन जो कि लिसनर होता है यानी सुनने वाला। फिर होता है थर्ड पर्सन द ऑब्जेक्ट पर्सन बीइंग स्पोकन टू, यानी कि उस चीज़ के साथ जिसके साथ इंसान बात कर रहा है या बोल रहा है। अब देखें पर्सनल प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट्स। She decided to give them a surprise and arranged a party. They loved the surprise and thanked her for all the fun. You know that she and they are pronouns. Obviously हमें पता है कि she और they जो हैं वो pronouns हैं, लेकिन them और her ये भी आपके pronouns ही हैं, लेकिन इनकी डिफरेंट पोजीशन होती है सेंटेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन आई और वुई है, आई सिंगुलर में है तो प्लूरल के लिए हम वुई का इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट में अगर मी सिंगुलर है तो अस जो है वो प्लूरल है। जब सेकंड पर्सन का जिक्र आएगा तो सेकंड में यू सिंगुलर में भी रहेगा और प्लूरल में भी रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है चाहे वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अगर सब्जेक्ट आपके ही, शी, इट होते हैं सिंगुलर में तो प्लूरल में वो दे में होंगे, और अगर आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ होते हैं तो हिम, हर और इट होगा। तो अगर वो सिंगुलर होंगे तो फिर प्लूरल जो है वो आपका देम हो जाएगा। आगे है using personal pronouns. Personal pronouns should have the same gender and number as the noun that they refer to.
यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो सेम जेंडर और नंबर्स के होते हैं, जैसा कि नाउन्स उनको वहाँ पर रेफ़र करता है। जुनेद फिनिश्ड 8 बुक्स इन द हॉलीडेज, ही इज़ वेरी फास्ट रीडर। ही रेफर्स टू जुनेद। अब देखिए यहाँ पे जुनेद जो था वो आपका नाउन हो गया और यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ, तो मतलब ही जो आपका है वो प्रोनाउन हो गया। द प्लेयर्स अराइव्ड यस्टरडे, दे आर स्टेइंग एट होटल मेरॉट। अब यहाँ पे प्लेयर्स, तो यहाँ पे दे हो गया। प्लेयर्स यहाँ पे जो आपका वो नाउन बना और दे जो है वो आपका प्रोनाउन बना। उसके बाद है यूजिंग इट। सबसे पहले हम ये जो आपकी ब्लैंकेट है, एक बॉक्स बना हुआ है, इसको देखेंगे। बी केयरफुल इन इट सर्टेन सेंटेंसेज। इट इज़ रेनिंग हैवीली टुडे, इट वॉज क्वाइट कोल्ड यस्टरडे, हेयर इट डज नॉट रेफर टू एनी नाउन। अब देखिए उन्होंने कहा है कि इन 2 सेंटेंसेस में इट यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा आगे फर्दर कोई टेंस है ही नहीं, सेंटेंस नहीं है, इट है। तो इट डजेंट मीन्स दैट कि इट यहाँ पे कोई प्रोनाउन का किरदार अदा करे, क्योंकि यहाँ पर आगे फर्दर सेंटेंस है ही नहीं, आपके पास नाउन आ ही नहीं रहा, तो ये प्रोनाउन का करैक्टर भी यहाँ पे अदा नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। अब यहाँ पे आपने सूटेबल प्रोनाउन डिसाइड करने कि वो उनके साथ कैसे और किस तरह लगते हैं। देयर वॉज मच एक्साइटमेंट अमंग द चिल्ड्रन, डैश वर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू द एनुअल पिकनिक। They were eagerly looking forward to the annual picnic. Are we going to Shalimar Gardens too? Wondered Murad. No, you are going to Lahore Zoo with Mrs. Jamal, and said Mrs. Kashif. The children looked disappointed. Won't you be taking us, ma'am? They asked. Sorry children, I have to go to Hyderabad for a week to look after my sick mother, but you will have fun with Mrs. Jamal. She is full of laughter and you will love being with her the whole day. It will not be the same, they grumbled. ठीक है, ये इसी तरह आपने सूटेबल प्रोनाउन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देखना है। पहले आपने ये देखना है कि सेंटेंस के अंदर बात क्या हो रही है, बात के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि उसके साथ कौन सा नाउन यूज़ होना है, प्रोनाउन इस्तेमाल होने हैं उसके साथ। नेक्स्ट आपके पास है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट और पीपल के दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो शो करते हैं। दीज प्रोनाउंस इंक्लूड, जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं वो सिर्फ इन्हीं पर मुश्तमिल होंगे, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। इज़ दैट बुक लेइंग ओवर देयर योर्स? यस इट इज़ माइन, थैंक यू। ठीक है, ये इसी तरह आपके पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे। एक्सरसाइज नंबर सी जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ए और बी आपने की है, सी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे है द यूजेज ऑफ हु एंड होम। हु एंड होम का इस्तेमाल क्या है? वी मस्ट रिमेंबर दैट हु इज़ अ सब्जेक्ट वेयर एज होम इज़ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो सेंटेंस में हु है वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं और जो होम है वो ऑब्जेक्ट बेस पर सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। हिना हु इज़ टॉल कुड रीच द लच ईजीली। हु इज़ टॉल? हिना, सो हिना इज़ अ सब्जेक्ट। अब उन्होंने कहा हिना हु इज़ टॉल, यानी कि टॉल यहाँ पे कौन है? हिना है, तो हिना आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हु इज़ यूज फॉर हिना, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद है ज़िया होम एवरीवन लव्स इज़ अ गुड नेचर्ड हेल्पफुल चाइल्ड। द वर्ड होम मीन्स ज़िया, बट हेयर ज़िया इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीवनस लव। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में उन्होंने हमें हु का इस्तेमाल बताया कि कैसे हु हिना के लिए इस्तेमाल हुआ और हिना जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस में उन्होंने ज़िया के बाद होम का वर्ड इस्तेमाल किया। उसका मतलब क्या है समझाने के? वो समझाने का मतलब ये है कि ज़िया यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, लेकिन जो होम वर्ड इस्तेमाल हुआ वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं है। क्यों वो ऑब्जेक्ट है? क्योंकि सबका जो प्यार है वो होम पर है और होम कौन है? वो आपका ज़िया है, इसलिए होम यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, पीछे हमने जो 2 टाइप्स रीड किए हैं वो पहली थी पर्सनल प्रोनाउंस, फिर पोजेसिव प्रोनाउंस। अब हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। These pronouns refer back to the object. In other words, these pronouns refer to the doer of the action. अब इसमें ये बात है कि जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो आपके रेफ़र करते हैं सब्जेक्ट की तरफ। अगर कोई काम ऑब्जेक्ट की बेस पे चल रहा है तो ऑब्जेक्ट आपका
उस वर्ड को रेफ़र करने के लिए इस तरह शो करवाएगा कि जैसे काम सारा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे बुशरा मेड हर सेल्फ आ प्रॉमिस, बुशरा सब्जेक्ट था और प्रॉमिस आपका ऑब्जेक्ट था, बीच में हर सेल्फ आ गया तो उसने बुशरा को भी जोड़ दिया कि बुशरा ने अपने आप से ही वादा किया था, तो हर सेल्फ यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फॉर एम्फसाइज। My 12-year-old daughter baked this cake herself. The mother feels proud and she is telling her neighbor that her daughter did not need any help while baking the cake. It is not my fault. The monitor himself told me to erase the board. ठीक है, the student trying to convince other that he is not guilty. He was doing what the monitor asked him to do. अब यहाँ पर उन्होंने हमें 2 एग्जांपल्स दी हैं, उनको मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह ये एज एम्फसाइजेस यूज़ होते हैं। माई 12-year daughter, मेरी 12 साल की बेटी, बेक दिस केक हरसेल्फ, उसने अपने आप ये केक बनाया है। अब एक माँ ये बात बता रही है कि उसे कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है कि उसकी बेटी ने केक बनाया और उसे इसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने लिए तो उसके लिए उसकी बेटी है, लेकिन बेटी खुद के लिए है, तो यहाँ पे जो है वो हर सेल्फ पे एम्फसाइज हो रहा है। तो आगे सेंटेंसेस में एम्फसाइजेस के भी कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे, इसलिए यहाँ ये आपको समझा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर डी आपने देखनी है। एक्सरसाइज नंबर डी आपके यूज सुटेबल रिफ्लेक्सिव एम्पैथेटिक प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, देन राइट द नेम्स ऑफ द प्रोनाउन यूज्ड। यहाँ पे आपने प्रोनाउन भी इस्तेमाल करना है और साथ ये भी बताने कि वो रिफ्लेक्सिव है या एम्पैथेटिक है। Have you looked yourself in the mirror? You look so pale. Yourself, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, इशारतन बात हो रही है ना, इसलिए। She does all her household chores herself, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद है they can pick up the parcel themselves from the post office. Themselves यहाँ पे आपका एम्पैथेटिक है। नेक्स्ट आपके पास है you can only blame yourself for the delay in submitting the work. ठीक है, yourself आपका रिफ्लेक्सिव है। We have given ourselves a year to see if the business can succeed. वही है तो ourself आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव है। She herself keeps a tab on all the mail that goes out of her office. Herself यहाँ पे आपका एम्पैथेटिक है। This incident itself shows how lax their security is. Itself भी आपका एम्पैथेटिक है। She kept up her morale by telling herself that she only had a few more meters to climb. Herself यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव है। She accidentally cut herself with a knife while chopping the vegetables. यहाँ पे herself आपका रिफ्लेक्सिव है। If you promise yourself that you will always do your best at everything, you will ultimately do so. यहाँ पे आपका yourself रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पे आपको जो है वो दी जा रही है वही फर्दर एक्सटेंड द टेबल, जो वहाँ पे हमने टेबल पे एक छोटे से ब्लॉक में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल के साथ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहले हम देखते हैं कि पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी कि जो आपके अपनी ज़ात से रिलेटेड हों, जो आपके पर्सनल होते हैं और सब्जेक्टिव भी होते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट भी होते हैं और पर्सनल भी होते हैं। तो देखते हैं पहले फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में आई आता है सिंगुलर में, सेकंड पर्सन में यू आता है सिंगुलर में, और थर्ड पर्सन में ही, शी और इट आता है सिंगुलर पर्सन में। अगर सिंगुलर पर्सन आई होगा तो प्लूरल वही रहेगा फर्स्ट पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन में अगर सिंगुलर यू है तो प्लूरल भी यू ही रहेगा, और थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर ही, शी, इट है तो प्लूरल आपका दे हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की तरफ। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में अगर फर्स्ट पर्सन मी होगा सिंगुलर तो उसका प्लूरल अस हो जाएगा। सेकंड पर्सन में अगर सिंगुलर यू होगा तो प्लूरल यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर हिम, हर और इट होगा तो प्लूरल आपका दम बन जाएगा। पोजेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है। सिंगुलर अगर माइन होगा तो प्लूरल आर्स होगा, सिंगुलर योर्स होगा तो प्लूरल भी योर्स रहेगा, सिंगुलर हर्स, हिज और इट्स होगा तो प्लूरल आपका देयर्स होगा। इसी तरह ये टेबल आपने एक दफ़ा गौर से देखना है, उसको रीड आउट करना है और थोड़ा सा अपने पेरेंट्स की मदद से इसे समझना भी है।
नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? टू इंटेरोगेट मीन्स टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेट का मतलब होता है कोई भी सवाल पूछना। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होंगे जो आपके क्वेश्चन के लिए या क्यूरीज के लिए इस्तेमाल होंगे, जैसे हु, होम, व्हाट, हुज। ये सारे जो वर्ड्स आपके WH वर्ड्स होंगे ये वो यहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो एज एट वर्क करेंगे एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। And the next is a relative pronoun. These words are used to refer back to a noun or pronoun in a sentence. Sometimes they are also used to join sentences. अब यहाँ पे relative pronouns कौन से होते हैं? relative pronouns आपके वो होते हैं जो pronoun को refer back करते हैं noun की तरफ, और कभी कभी वो दो sentences को आपस में जोड़ने का किरदार भी अदा करते हैं। देखें यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का बॉक्स है इसको देखें। who and whom are used for people, ठीक है। who is used for people as well as object, which is used for object, this is used for people as well as objects. अब who और whom आपका लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, who आपका लोगों और objects दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, which word आपका objects के लिए सिर्फ होगा, और that जो है वो आपका people और object इन दोनों के लिए यूज़ होगा। यही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ आपके रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, जिनमें who, whom, whose, which और that है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर ई देखिएगा, हमारे पास यहाँ है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनको आपने कंप्लीट करना है इन्हीं वर्ड्स के साथ। द क्रिएचर दैट यू सा इन योर ड्रीम डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट का वर्ड इस्तेमाल हो गया। द फार्मर्स होम वी मेट ऑन आवर वे आर गैदरिंग फॉर प्रोटेस्टर्स, यहाँ पे आपका होम वर्ड इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट आपके पास है वन ऑफ द आंसर विच शी गेव ड्यूरिंग द क्विज वॉज नॉट करेक्ट, विच आ गया आपके पास। द टूर लीडर हु आस्क्ड अस टू कम अर्ली इज हिमसेल्फ लेट, ठीक है। माई कज़न हुज फोटोग्राफ आई शोड यू इज कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। डज द लेडी होम वी आर गोइंग टू मीट नाउ दैट वी आर कमिंग टूडे, होम यूज हो गया। द बुक विच इज prescribed for us for class 6 is far too difficult for the children, यहाँ पे which का वर्ड इस्तेमाल हो गया। everyone who has been through war times knows that it is devastating for all, यहाँ पे who का इस्तेमाल हो गया। which cap is yours, the blue one or the green one, which आ गया। whose house is closer to Alina's, योर्स और हर्स। ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है वह इंडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? व्हेन वी डोंट नो और आर नॉट श्योर अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। जब हमें किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं श्योरिटी होती कि हम उसे किस तरह आइडेंटिफाई करें, वी यूज़ इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तो हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। समवन टोल्ड अदनान डैट टुमारो इज़ अ हॉलीडे, किसी ने अदनान को बताया कि कल छुट्टी है। तो समवन कौन है? वी कांट आइडेंटिफाई हिम और हर, तो यहाँ पे आपका जो वर्ड यूज़ हुआ वो समवन था। समवन आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन था। शी स्क्रीम्ड व्हेन शी फील्ड समथिंग क्रॉलिंग ऑन हर लेग। अब यहाँ पे समथिंग नहीं पता कि जब उसे महसूस हुआ, वो चीखी, उसे क्या महसूस हुआ, क्या चल रहा था, हम यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये सारी टाइप्स मैंने आपको समझा दी। अब लेट्स रिवाइज का टॉपिक है, इसमें आप देखें एक्सरसाइज नंबर F है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, आपने बताने हैं कि वो कौन से जो है प्रोनाउन से बिलोंग करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से, रिफ्लेक्सिव से, पोजेसिव से, रिलेटिव से, एम्पैथेटिक से, इंडेफिनेट से, ठीक है, और इंटेरोगेटिव से भी। साथ आपने कैटेगरी भी डिफाइन करनी है और वर्ड भी बताना है। आई एम वेटिंग हेयर फॉर माई फ्रेंड, हु आर यू वेटिंग फॉर। हु आपका पर्सनल प्रोनाउन है। द गर्ल हुज मदर इज़ इल इज़ आस्किंग फॉर हेल्प, हु आपका यहाँ पे रिलेटिव है। दिस इज़ माई पर्स, हुज इज़ दैट, हुज आपका इंटेरोगेटिव है। दिस बुक विच यू हैड लॉस्ट हैज़ बीन फाउंड बाय इरा, विच आपका रिलेटिव है। दिस इज़ द लेटर फ्रॉम हिना विच अराइव्ड यस्टरडे, विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इट
इज़ योर बैग, प्लीज़ कीप इट इनडोर्स। इट है तो इट आपका पर्सनल प्रोनाउन है। द मैन होम यू आर टॉकिंग टू इज़ अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। होम आपका पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह ये एक्सरसाइजेज आपने कंप्लीट करनी है और देखना है कि, और साथ ये भी बताना है कि वो कौन से प्रोनाउन की कैटेगरी है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज नंबर जी है। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बॉक्सेस गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे आपने जो यूज़ करना है वो आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है और वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा यूज़ होगा वो हमने यहाँ पे आप टिक कर लें। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते जाएं। ये आपने अपनी बुक्स पर इनको इसी तरह कंप्लीट करना है जैसा यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करवाया। इट वॉज अ स्ट्रेंज स्मेल एज इफ़ समथिंग वॉज बर्निंग। समथिंग आ गया तो समथिंग आपको पता है, हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है। वाई डिड नॉट एनी वन टेल हिम दैट द क्लास हैड स्टार्टेड। यहाँ पे एनी वन हो गया। Somebody will have to go and ask for the teachers permission for a games period। यहाँ पे somebody हो गया। उसके बाद है if you make up your mind nothing is impossible। यहाँ पे nothing है। The test was very difficult so no one was happy with the score। यहाँ पे no one आ गया। Did someone just knock at the door। यहाँ पे someone हो गया। I hope you have not told anyone about our secret plan। anyone आ गया यहाँ पे। there is something not right with him today। यहाँ पे something हो गया। एक्सरसाइज नंबर जो एच है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। हमारा ये जो प्रोनाउंस का टॉपिक है मैंने आपको कम्प्लीटली समझाया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर 43 है एडजेक्टिव्स कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स और ये कंपैरिजन करना है। आपको पता है मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि यहाँ पे 3 टाइप्स के कंपैरिजन के लिए हम एक पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, एक कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं और एक सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं। पॉजिटिव आपकी कोई भी एक कैटेगरी होती है, कंपैरेटिव उन दोनों का जब आपस में मुआवजा किया जाता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उन तीनों चीज़ों में जो सबसे बेस्ट होती है उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक आपके पास एक पेन है, ठीक है, और आपके पास एक पेंसिल है, आपने उन दोनों को कंपेयर करना है। तो जब आपने एक पेन लिया और एक पेंसिल लिया, दिस इज़ आपका ये जो है वो पॉजिटिव है। और अगर आपने इन दोनों का कंपैरिजन किया, दोनों चीज़ों का, मतलब पेन का पेंसिल के साथ या पेंसिल का पेन के साथ, तो आपने कंपैरिजन किया कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जब आपने पूरी होल पेंसिल या पूरे होल पेन को आपस में कंपैरिजन कर लिया उस एक चीज़ के साथ, तो तब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। चलिए पहले एक्सरसाइज नंबर ए देख लेते हैं। Use the correct form of the adjective given the brackets to fill the blanks. Danish is better than Anam in math, but Rij is the best of all three. यहाँ पे good है तो good की जो फॉर्म है वो good, gooder या goodest नहीं है, good, better, best है, ठीक है। One of the 30 children in the class, Amjad is the tallest. Tallest हो गया यहाँ पे। माहिराज गार्डन इज़ लार्जर देन माइन। लार्जर हो, लार्ज की जगह लार्जर आ गया। एवरी गर्ल वोर अ कलर्ड ड्रेस पर हर ड्रेस वॉज द मोर कलरफुल देन दैट ऑफ द अदर्स। फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि आपने EST और IER कब लगाना है और मोर और मोस्ट कब लगाना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द होल क्लास। He is more careless than anyone else I have met. I find the yellow dress prettier than the blue one. Sentence number 8 है, the fox has the reputation for being the most cunning animal in all the animal stories. Sentence number 9 है, the more badly you behave, the worse your reputation will be. ठीक है। आई फाइंड फील्ड हॉकी मोर इंटरेस्टिंग देन आइस हॉकी। अब देखिए मैंने ये जो वर्ड यूज़ किया है ना, आपको नज़र आ रहे हैं कि ब्रैकेट्स में आगे लफ्ज़ लिखे हुए हैं। जब मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो वी विल यूज़ कंपैरेटिव डिग्री, और जब हम ऑल चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो वी विल यूज़ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आगे फर्दर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि हमने मोर और मोस्ट कब इस्तेमाल करना होता है और कब हमने फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करनी थी। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट होना होता है, बैड वर्स और वर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको देखते हैं।
आगे आपके पास एक्सरसाइज नंबर ए हमने कर लिया, अब हम एक्सरसाइज नंबर बी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि आगे हमने फर्दर किस तरह सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। जी, यहाँ पे देखिएगा, एडजेक्टिव्स हैव द फॉलोइंग 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव आपके पास एक डिग्री है, टालर, जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करोगे तो आप कंपैरेटिव डिग्री लेंगे, और जब आप दोनों चीज़ों के बाद मतलब एक होल क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। द पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज आइदर टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग और इन कंपैरिजन दैट आर एट सेम लेवल। अब जो पॉजिटिव डिग्री है, तो देखें पॉजिटिव डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी चीज़ें सेम लेवल पर कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दोनों चीज़ों को सेम लेवल पर, तब हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। सबीन इज़ वेरी विटी, पॉजिटिव डिग्री फॉर डिस्क्रिप्शन। सानिया इज़ एज विटी एज सबीन, पॉजिटिव डिग्री फॉर कंपैरिजन एट द सेम लेवल। अब विटी जो थी आपकी पॉजिटिव डिग्री थी क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा था। जब सानिया और सबीन दोनों का कंपैरिजन हुआ तो हमने क्या किया, दो चीज़ों का कंपैरिजन किया तो हमने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया। ठीक है। The comparative degree is used for unequal comparison between the quality or the quantity of two things or person. सेम लेवल पर जब आप दोनों चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हो तो तब आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री थी हमारे पास। द सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज व्हेन वन थिंग और पर्सन इज सिंगल्ड आउट इन द कंपैरिजन दैट इन्वॉल्व सेवरल थिंग्स और पर्सन। सुपरलेटिव डिग्री आपकी तब यूज़ होती है जब आपके पास एक सिंगुलर पर्सन हो, ठीक है, उसका कंपैरिजन आपकी प्रॉपर होल के साथ इस्तेमाल हो रहा हो, प्रॉपर होल के साथ आपकी चीज़। जैसे आप देखें एक लड़का अगर क्लास में लंबा है, ठीक है, उसे हम यूँ कहेंगे ना, ही इज़ द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। पूरी क्लास को हमने साइड पे कर लिया, उस एक टालेस्ट को हमने चूज़ किया, तो वहाँ पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म्स। कंपैरेटिव फॉर्म्स की टाइप्स क्या है, मैंने पीछे आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी ER और EST हमने कब लगाना होता है। यूजुअली सिंगल सिलेबल वर्ड टेक ER और EST। जो आपके सिंगुलर वर्ड होते हैं ना, जिनका सिलेबल नहीं बनता, आपको पता है सिलेबल वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स में डिफाइन करके बोल सकते हैं। आपकी चिन की मूवमेंट से आपको आइडिया होता है कि उसमें कितने सिलेबल्स बन सकते हैं। जैसे आपके पास बिग का कोई सिलेबल नहीं है, आप एक ही साउंड में उसे पढ़ते हो। ठीक है। तो इसके लिए जब आप इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो आप ER और EST का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ डबल सिलेबल वर्ड्स। अब आपके पास जो नेक्स्ट वर्ड होगा, जब आपके कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो दो पार्ट्स में डिफाइन करके आप पढ़ोगे, जैसे हैप्पी, ठीक है, हैप्पी आ गया, नैरो, यानी कि आपने इनको सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा है, तो तब भी आप ER और EST का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी आपका ER और EST ही यूज़ होगा। लेकिन नेक्स्ट जो है, जब आपके पास एक वर्ड में दो से ज़्यादा सिलेबल आ जाए, जस्ट लाइक आपके पास वर्ड है ब्यूटीफुल, BUTFUL, 4 सिलेबल्स बन गए, तो इससे पहले आप मोर लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट लगाएंगे आप सुपरलेटिव डिग्री के लिए। मीन्स टू से दैट कि जब हम लगाते हैं ER तो तब आप लगाएंगे मोर, ठीक है, और जब हम EST लगाएंगे तो तब आप मोस्ट लगाएंगे, यानी कि मोर एंड मोस्ट। जब एक वर्ड के ज़्यादा सिलेबल बन जाएंगे, एक से दो से ज़्यादा, क्योंकि दो के लिए हमने अभी पढ़ा है कि आप ER और EST ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे तो आप जो है फिर मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास है एडजेक्टिव्स विद मोर देन 2 सिलेबल्स। एडजेक्टिव, आपको पता है एडजेक्टिव वो होते हैं जो कोई भी क्वालिटी इन्हेंस, तो यहाँ पे जो वो वर्ड होंगे जो 2 सिलेबल में कन्वर्ट होंगे तो उनके लिए हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोर और लेस का वर्ड यूज़ करेंगे। मोर ज़्यादा के लिए, लेस कम के लिए, क्योंकि 2 सिलेबल बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब यूज्ड एज एडजेक्टिव बिल्ड देयर कंपैरेटिव डिग्री विद मोर और लेस। वो आपके प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल जो एज एन एडजेक्टिव काम करेंगे, उनके लिए भी आपने मोर और लेस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज़ यूजुअली फॉलोड बाय देन टू मेक कंपैरिजन।
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आपने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यानी कि कंपैरिजन करने के लिए आप देन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हाउएवर द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेशंस टू दिस रूल्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब आपने उनका कंपैरिजन करना हो तो आप जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, परफेक्टेबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे थोड़ी सी इसको रीडिंग कर लेते हैं कि ये वर्ड किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट से मोर जूनियर देन टू मोर सीनियर, यानी कि हम इनके लिए मोर जूनियर और मोर सीनियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही मोर बेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, ठीक है, और इनका कंपैरिजन किसी भी क्वालिटीज़ के साथ नहीं कर सकते, इसलिए इनका टू के साथ लगा के इनकी डिग्रीज़ को कंप्लीट कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसको देखते हैं हम। उससे पहले यहाँ पे जो नीचे है द एडजेक्टिव्स गुड, बैड एंड फार आर स्पेशल केसेस विद द फॉलोइंग कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। ये जो गुड, बैड और फार है ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST के साथ नहीं बनती, ये टोटली चेंज होते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फर्दर और फर्दर या फिर फर्देस्ट, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव्स दैट टेक मोर और लेस टू बिल्ड देयर कंपैरेटिव फ्रॉम टेक मोस्ट और द लीस्ट टू बिल्ड देयर सुपरलेटिव फॉर्म। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी जब हम डिग्रीज बनाते हैं तो उनके लिए हम जो है वो मोर और मोस्ट का इस्तेमाल की बजाय लेस और लीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उनमें एक्टिव है, लेस एक्टिव, लीस्ट एक्टिव, इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखें मोर और मोस्ट आ गया, कंसर्न, लेस कंसर्न और लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, इसे देखिएगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। फॉर्म आपको दी गई हैं, आपने देखना है, मैंने पीछे सारी डिटेलिंग बता दी है कि कब और कैसे आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल करना है। दानिश इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, स्मार्टर। दिस टेस्ट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ ऑल। वहाज इज़ मोर फोकस्ड देन एनी अदर बॉय। Mr. Elim is the most popular teacher in our school. What do you think is the better singer, she or I? She is not as friendly as her younger sister. Sentence number 7 है, this dress is fine but I would prefer a brighter one. ये sentences आपने इसी तरह कंप्लीट करने हैं, देख लीजिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं लेट्स रिवाइज की तरफ। लेट्स रिवाइज में आपने इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है। नीचे मैं आपको जो है वो ये सारे बता दूंगी, आपने नीचे जो आपको ब्लैंक दी गई है आपने यहाँ पर इनको एज इट इज़ रीराइट करना है करेक्शन के बाद। रीराइट ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कंपैरिजन एज इंडिकेटेड, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने आगे बता दिया कि इसको किस डिग्री में चेंज करना है, आपने उस तरह उसको चेंज करने के बाद सेंटेंसेस को न्यू फॉर्म में नीचे लिखना है। He is wealthier than all the businessmen in our city. Change into superlative degree. तो he is wealthiest, आपने सिर्फ wealthier की जगह wealthiest करना है, बाकी सेंटेंस आपका as it is जाएगा। उसके बाद है the Pacific is the larger of all oceans। अब यहाँ पे change to comparative degree है तो larger, लार्जेस्ट वर्ड था तो आप लार्जर करेंगे, ऑफ की जगह आपका देन आ जाएगा और ऑल अदर हो जाएगा। ये सेंटेंस बनेगा द पैसिफिक इज़ द लार्जर देन ऑल अदर ओशंस। नेक्स्ट सेंटेंस है द हिमालयाज आर हायर देन द एंडस, चेंज यूजिंग नॉट विद पॉजिटिव डिग्री टू शो कंपैरिजन। उन्होंने कहा है कि इसमें आपने जो है वो पॉजिटिव डिग्री को चेंज करना है कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पे आपका हायर आ जाएगा, बाकी सेंटेंस आपका इसी तरह जाएगा। ये सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ज़रा इनको देखिएगा स्टूडेंट्स। रईस स्कोर्ड हायर देन रमीज़, चेंज यूजिंग नॉट विद पॉजिटिव डिग्री टू शो कंपैरिजन, ठीक है। रमीज़ डिड नॉट स्कोर। अब यहाँ पे जब वो कहते हैं ना चेंज यूजिंग नॉट, आपने नॉट का इस्तेमाल करना है पॉजिटिव डिग्री के साथ और फिर उनका कंपैरिजन करना है। तो रमीज़ डिड नॉट स्कोर हायर देन रईस, यहाँ पे सिर्फ स्कोर्ड हायर था तो डिड आ गया, डिड के साथ नॉट आ गया तो स्कोर आ गया और फिर आपका हायर आ गया। दिस टेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट, द प्रीवियस वन वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट, चेंज टू शो इक्वल कंपैरिजन। अब दोनों का इक्वल कंपैरिजन करना है। दिस टेस्ट, जब इक्वल कंपैरिजन करना होता है तो आप एज का वर्ड यूज़ करते हो। दिस टेस्ट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द प्रीवियस वन। सेंटेंस नंबर 7 है शी इज़ नॉट एज फ्रेंडली एज आई हैड थॉट, चेंज टू द कंपैरेटिव डिग्री यूजिंग लेस। अब यहाँ पे आपने लेस का इस्तेमाल करना है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ करना है। शी इज़ लेस फ्रेंडली देन आई हैड थॉट।
उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 है, नुमान इज़ द बेस्ट स्पिन बॉलर इन आवर टीम, चेंज टू द कंपैरेटिव डिग्री। नुमान इज़ द बेटर, बेस्ट आ गया तो जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, आपने देखा कि बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। हम देखेंगे बेटर स्पिन बॉलर देन ऑल अदर्स इन आवर टीम। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9 है, आई फाउंड द लास्ट सम इन द एक्सरसाइज मोर डिफिकल्ट देन द अदर सम्स, चेंज टू द सुपरलेटिव डिग्री। आई फाउंड द लास्ट सम इन द एक्सरसाइज द मोस्ट डिफिकल्ट। सेंटेंस नंबर आपके पास है 10, मिस्टर दिलावर इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंबर ऑन द स्टाफ, चेंज टू द कंपैरेटिव डिग्री। Mr. Dilawar is more respected than any other member of the staff. Sentence number 11 है, the new school playground is smaller than the earlier one. इसको हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, the new school playground is very small. Sentence number 12 है आपके पास, the new principal is strict, the one before him was also strict. इसको आपने किस तरह चेंज करना है, the new principal, उन्होंने कहा है join into single sentence using the positive degree. इन दोनों सेंटेंसेस को आपने जोड़ना है पॉजिटिव डिग्री के साथ। द न्यू प्रिंसिपल इज़ एज स्ट्रिक्ट एज द प्रीवियस वन, द वन बिफोर हिम, ये सारा आप कट कर देंगे, ये आपका बनेगा द न्यू प्रिंसिपल इज़ एज स्ट्रिक्ट एज द प्रीवियस वन। सेंटेंस नंबर आपके पास 13 है, द पेशेंट लुक्स वीक टुडे, शी डिड नॉट लुक सो वीक यस्टरडे। अब इसमें भी क्या करना है, आपने इनको ज्वाइनिंग करना है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ ज्वाइन करना है। द पेशेंट लुक्स वीक, वीक की जगह वीकर आ जाएगा देन यस्टरडे, बाकी सेंटेंस आपका कट हो जाएगा। 14 सेंटेंस है, इट रेन्ड हैविली इन अगस्त, इट डिड नॉट रेन सो हैविली इन जुलाई। आपने इन सेंटेंस को भी जोड़ना है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ जोड़ना है। इट रेन मोर हैविली इन अगस्त देन जुलाई, बाकी सेंटेंस आपका कट हो जाएगा। एंड द लास्ट सेंटेंस इज चिल्ड्रन आर वेरी ऑब्जर्वेंट, many parents don't realize how observant children are. यह होगा children are more observant than many parents realize. यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है। आप देख लें, आपने सेंटेंसेस को इसी तरह जो है वो कंप्लीट कर। मैंने आज आपको प्रोनाउन और कंपैरिजन, एडजेक्टिव्स कंपैरिजन 2 टॉपिक करवाए हैं। ये दोनों आपने अपनी बुक्स पर इसी तरह नोट करने हैं जिस तरह साथ साथ मैंने किए हैं। हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 ख़त्म हुआ। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।